हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन फ्रोजन हर्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेनक्लाविला और लैंडकाविले के अंदर एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था, जिसमें विंग ने लैंडकाविले का मदद किया था और वेनकाविले को बहुत बुरी तरीके से हराया गया था। अब आगे विंग वांगजी के बाहों में बेहोश पड़ा हुआ था। विंग को इस हालत में देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने विंग को शेक करते हुए कहा, विंग विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग अपनी आंखों को खोलो। वांगजी बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका था और वांगजी के साथ साथ वहाँ पे लैंडकाविले में मौजूद बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा टेंस हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विंग को अचानक से क्या हो गया। तो वे बावशन सरन वांगजी के पास आते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो। असल में वो ब्लैक मैजिक को हैंडल करना इतना भी ईजी नहीं है, जिस वजह से उसके कोर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। वो अपनी काफ़ी ज़्यादा आत्मिक शक्ति को खो दिया है। अगर वो रेस्ट करेगा तो धीरे धीरे वो अपनी सारी आत्मिक शक्ति को गेन कर लेगा, अर्न कर लेगा। तो तुम फिक्र मत करो, वो कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा। तभी वो नीचे झुकता है और विंग के सिर पर हाथ फेरने लगता है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यानली विंग के पास बैठी हुई थी और वो विंग की जागने का इंतज़ार कर रही थी। तभी विंग धीरे धीरे अपने हाथ को मूव करने लगा और धीरे धीरे वो जागने लगा। जब उसका आँखों को खोला तब उसने देखा कि उसके पास उसकी शीशे बैठी हुई है। वो तुरंत ही अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक बार में वो उठ नहीं पाई। इसीलिए यानली भी उसे उसकी मदद करता है और उसे उठकर बैठने में मदद करता है। तभी यानली विंग से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? विंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसका गला बहुत ज़्यादा सूख गया था। इसी वजह से यानली साइड की टेबल से एक कप पानी भरकर विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग भी उस पानी को पी लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, शीजे अब कब आई? ये सुनने के बाद यानली कहते, मैं 2 दिन पहले ही आई थी। तुम 3 दिन से बेहोश थे आशियन, तुम अभी ठीक तो हो ना? ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी शीजे की तरफ देखते हुए कहता है, शीजे क्या मैं 3 दिन से बेहोश था? यानली बस अपने सर को नोट करता है। तो वे विंग यानली की तरफ देखते हुए कहता है, शीजे बाकी सब क्या क्या सब कुछ ठीक है? फिर रोहन के साथ क्या किया गया है और वेंचाओ और वेंशु के साथ क्या किया गया है? ये सुनने के बाद यानली कहता है कि वेंचाओ और वेंशु उन दोनों को कारागार में बंद किया गया है और वेन रोहन को भी कारागार में अभी बंद रखा गया है, लेकिन उन्हें बहुत ही जल्द मौत का सज़ा सुनाया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने रूल को तोड़कर इलाहा को यूज़ करने की कोशिश किया है और कल्टीवेशन दुनिया को हार्म करने की कोशिश किया था। इसी वजह से उन्हें शायद मौत का सज़ा सुनाया जाएगा। ये सुनने के बाद विंग बस अपने सर को नोट करता है। तभी यानली कहता है कि माँ, बाबा और आचंग भी आया है, वो भी तुमसे मिलना चाहता है। विंग ने कहा, क्या वो सब भी आए? और फिर विंग कहता है, क्या ग्रैंडमा भी आए हैं शीजे? ये सुनने के बाद यानली अपने सिर को नोट करता है, कहता है, हाँ, महागुरु वैष्णव शरण भी आ गया है, वो बस तुम्हारी जागने का इंतज़ार ही कर रहे थे। तभी कुछ देर के पॉज लेने के बाद यानली कहते हैं, तुम्हें पता है राजकुमार लान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जब तुम बेहोश हो गए थे। वो रोज़ तुमसे मिलने आते हैं और तुम्हें इंक्वायरी प्ले करके सुनाते हैं, ताकि तुम अपने दिमाग से शांत हो सको। ब्लैक मैजिक ने तुम्हारी बॉडी पर और तुम्हारी गोल्डन को पर बहुत बुरी तरीके से असर किया है। तुम्हें रिकवर करने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये सुनने के बाद विंग बस अपने सर को नोट करता है और कहता है, क्या राजकुमार लान रोज़ आते हैं? ये सुनने के बाद यानली ने स्माइल किया और कहा, हाँ, वो तो रोज़ आएंगे, है ना? उन्हें तुम्हारी फ़िक्र जो है। विंग ने कुछ नहीं कहा। तभी यानली कहती है कि वो बहुत ज़्यादा टेंस है। मुझे लगता है मुझे पहले उन्हें जाके बताना चाहिए कि वो तुम्हें होश आ गया है, तो फिर वो ढंग से अपने सारे काम को कर सकेंगे और वो थोड़ा टेंशन फ्री हो पाएंगे। ऐसा कहते हुए वो उड़ने लगी। तभी विंग ने अपनी शीजे के हाथ को पकड़ा और उसे बैठाते हुए कहा, क्या शीजे, आप इतने दिन बाद मुझसे मिलने आए? क्या आपको अपने आश्रम के पास रहने के बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है? क्या कब से अब राजकुमार लान कहे जा रहे हैं? आप बैठिए ना मेरे साथ। ये सुनने के बाद यानली स्माइल करता है और विंग के सर पर हाथ फहराते हुए कहता है कि क्योंकि मुझे पता है मेरे आशियन अभी राजकुमार लान से मिलना चाहता है। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से उठता है और गेट की तरफ चला जाता है। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। उसे पता है उसकी शीजे उसकी मन की बात बहुत अच्छे से पहचान पाती है, इसीलिए वो अपनी शीजे से झूठ नहीं बोल सकती। वो जब अपनी गेट को खोलता है तब वो देखता है कि
वांग जी गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था, जिसे देख के वो थोड़ा सा चौंक तो जाता है, लेकिन वो स्माइल करके उन्हें बो करता है। वांग जी भी यानली को बो करते हैं। तभी यानली कहता है कि विंग को होश आ गया है। ये सुनने के बाद वांग जी फेस पे देखकर तो नॉर्मली लग रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसके अंदर जो टेंशन चल रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया था। वो बस अपने सिर को नोट करता है और अंदर चला जाता है। वो देखता है कि विंग अंदर बैठा हुआ था। विंग बस अभी अपने इनर रोब में था, एक रेड कलर का इनर रोब, और विंग का फेस काफ़ी ज़्यादा पेल था। विंग को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी टायर्ड है। वांग जी को विंग को देखकर बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं खुश था कि विंग को होश आ गया है। अभी विंग बहुत जल्द रिकवर कर पाएगा। ऐसा सोचते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी की आंखों में कुछ अलग था। विंग शायद वांग जी के पूरे इमोशन को तो पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि वांग जी खुश है। ये देखकर विंग एक अजीब सी स्माइल करता है, कहता है कि हेलो, हम बहुत दिन बाद मिले हैं ना। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर इतना स्पेशल लेने की कोई ज़रूरत नहीं था। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है ये ज़रूरी था, वैसे भी ये मैं थोड़ी रोज़ करने वाला हूँ, एक बार ही करने के लिए ये ज़रूरी था। ये कहकर वो अपने घुटनों को फोल्ड करके बैठ जाता है। तभी वांग जी विंग के पास के जो टी टेबल था वहाँ पे जाता है, अपने गुचिन को बाहर निकलता है और विंग से कहता है मेडिटेट करो, तुम्हारे दिमाग को अभी भी शांत करने की ज़रूरत है। ये सुनकर विंग कहता है मैं थका हुआ हूँ, मैं मेडिटेट नहीं करना चाहता, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, अभी मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहते हुए वो उठने ही वाला था कि वांग जी अपनी गहरी आवाज़ में कहता है विंग, बात सुनो। ऐसा कहते हुए वो अपनी बिचिन को प्ले करने लगा। वो एक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथिंग म्यूज़िक प्ले कर रहा था, जिससे इंसान की दिमाग शांत हो सके और वो अच्छे से मेडिटेट कर सके। विंग अपने मुंह बनाते हुए अपने फर को फोल्ड करके लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और मेडिटेट करने लगता है। वांग जी भी बहुत देर तक विंग को मेडिटेट करने में हेल्प करता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग लान कबीले के हॉल रूम में बैठे हुए थे। वहाँ बाओशन, सेरेन, जैन कबीले के सारे लोग, लान कबीले के सारे लोग थे, और इवन वहाँ पे वेंचिंग और वेनिंग भी थे। विंग अपनी शीशे के पास बैठा हुआ था। सब लोग वहाँ पे थोड़ी बहुत स्नैक्स होते हैं ना, स्नैक्स, जूस, वो सब खा रहे थे और एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। तभी बाबूशन सर ने विंग से कहता है कि क्या तुम ठीक फील कर रहे हो। विंग बस अपने सर को नोट करता है, कहता है ग्रैंडमा, क्या मैंने आपको बहुत देर तक इंतज़ार करवाया। ये सुनने के बाद बाबूशन सर ने अपने सर को नामे शेक किया और स्माइल करते हुए कहा नहीं, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं था। वैसे मेरे दो शिष्य एक काम पर बाहर गए हैं, उनका काम फिनिश होते ही वो यहाँ आ जाएंगे और मैं उनके साथ ही बाहर अपनी जगह लौट जाऊँगा। ये सुन के बाद विंग अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। विंग की ये वर्ड वहाँ पे सबके लिए शॉकिंग था। सब लोग विंग को अजीब नज़र से देख रहा था। बाओशन सरेन भी विंग की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि विंग उनके साथ जाने वाला है। तो विंग बाओशन सरेन की तरफ ही देखते हुए कहते हैं कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। बाओशन सरेन कुछ नहीं कह पाती है। वहाँ पे सारे लोग बहुत शौक थे। तभी यानली विंग की कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है कि आशियन, तुम महागुरु बाओशन सरेन के साथ क्यों जाना चाहते हो। अगर तुम लान कबीले में नहीं रहना चाहते तो तुम जियांग कबीले में चलो, तुम हमारे साथ रहो, या फिर तुम जिन कबीले में चलो, तुम मेरे साथ भी रह सकते हो, है ना। ये कहते हुए वो विंग को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर विंग एक बार बाओशन सरेन के साथ चला गया तो विंग के साथ मिलना शायद ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बाओशन सरेन कहाँ रहता है इसके बारे में किसी को नहीं पता है, और बाओशन सरेन के साथ जो भी रहता है वो ऐसी अचानक से नहीं निकल पाता है। बाओशन सरेन की इजाज़त के बाहर तो बिल्कुल नहीं। बाओशन सरेन भी बहुत ही शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे। तभी मास्टर लाइन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो, क्या तुम अभी भी हमसे इतना नाराज़ हो। ये सुनने के बाद विंग ने स्माइल किया और अपने सर को नामे शेक करते हुए कहा कि नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता।
वांगजी का दिल बहुत बैठा जा रहा था। उसे समझ वो किस हक़ से विंग को रखे। उसे पता है उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे पता है विंग शायद इस वजह से उसके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन वो एक चांस चाहता है, लेकिन वो कैसे कहे विंग से? उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तभी मैडम वो विंग की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम ऐसे ही कहीं नहीं जा सकते हो। मैडम की बात सुन के वहाँ काफ़ी लोग शॉक थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं लगा था कि मैडम ये विंग को रोकेगी, क्योंकि उन सबको पता है कि मैडम ये विंग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है। मैडम ये अपनी जगह से खड़ी होती है और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम यहीं रहने वाले हो। अगर तुम्हें लान कबीला नहीं रहना है तो तुम जियांग कबीला चलो, तुम हमारे साथ रहोगे, लेकिन तुम कहीं नहीं जाने वाले। मैडम यू की बातों को सुन के ही समझ आ रहा था कि मैडम यू विंग से पूछ नहीं रहा है या फिर विंग को बता नहीं रहा है। वो विंग को ये बोल रहा है कि विंग को लान कबीला में ही रहना है, और अगर वो लान कबीला नहीं रहना चाहता तो उसे जियांग कबीला जाना होगा, लेकिन वो इससे बाहर नहीं जा सकता। विंग अपने सर को नीचे झुका लेता है बिकॉज वो मैडम यू से डरता है और वो मैडम की बातों के ऊपर अपनी बात को नहीं रख सकता है। तभी बाओशन सर एक गहरा सा सांस भरता है और अपनी ठंडे आवाज़ में कहता है, यू चैंग, अपनी बात को संभालो, अभी तुम विंग के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते हो। बाओशन सर की ऐसे आवाज़ सुनकर सब लोग बाओशन सर की देखने लगता है। तभी मैडम यू भी अपने सर को नीचे झुका लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए महागुरु बाओशन सर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि विंग आपके साथ जाए। तभी बाओशन सर मैडम की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन यूचंग, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बात करने के तरीक़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। विंग अभी बड़ा हो चुका है और उसका अभी शादी भी हो चुका है। तुम्हें लगता कि तुम्हें उससे थोड़ा सा आराम से पेश आना चाहिए? बाओशन सर की ऐसी आवाज़ सुनकर मैडम यू चुप कर जाती है। वो कुछ नहीं कह पाते, वो बस अपने सर को झुका लेते। फिर बाओशन सर मैडम यू से कहते हैं कि अपनी जगह पे बैठ जाओ। मैडम यू बस अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। तभी बाओशन सर अपनी जगह से खड़ा होता है और विंग के पास आकर विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करने है। ये सुनने के बाद विंग बाओशन सर की तरफ देखता है और अपने सर को नोट करता है। अब हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग और बाओशन सर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, एक बेड पर बैठे हुए थे और बाओशन सर बस विंग के हाथों को बहुत ही हल्के से पकड़ी हुई थी। तभी बाओशन सर कहना स्टार्ट करता है, क्या तुम सच में मेरे साथ जाना चाहते हो? ये सुनने के बाद विंग अपने सर को थोड़ा सा नीचे करके अपने सर को हाँ में नोट करता है, कहता है, हाँ मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तभी बाओशन सर विंग के हाथ को सहलाते हुए कहता है, क्या तुम ये सब गुस्से में कह रहे हो? क्या तुम अभी भी अपने हस्बैंड से गुस्सा हो, अपने आसपास के लोगों से गुस्सा हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? विंग कुछ नहीं कहता है। वो कहता है, ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। बाओशन सर एक गहरे से सांस भरता है, कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे मदर जब तुम्हारी एज के थे तो वो बहुत ज़्यादा नॉटी थे, बहुत ज़्यादा चुलबुला, तुमसे डबल थे वो। तुम तो उससे काफ़ी ज़्यादा शांत हो, लेकिन वो कितना ज़्यादा शैतान थे वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं भी कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, लेकिन उसकी इस नेचर की वजह से हर एक अल्फ़ा की नज़र उसके ऊपर रहता था, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता था। तुम्हारी मदर कहाँ मेरी बात सुनने वाली थी? वो कभी भी अपनी जगह से निकल जाता था, नाइट हंट के लिए निकल जाता था, लोगों की मदद करने के लिए निकल जाता था। कभी भी वो मेरी बात को ध्यान ही नहीं देती थी, वो हमेशा इधर उधर भटकती रहती थी। तब हम कल्टीवेशन दुनिया में रहते थे। मैं तुम्हारी मदर को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था, या कि किसी की बुरी नज़र तुम्हारी मदर पर ना पड़े। जब तुम्हारी मदर 16 साल की हो चुकी थी तब बहुत सारे अल्फ़ाओं की नज़र तुम्हारी मदर के ऊपर आ चुके थे। तुम्हारी मदर को बहुत सारे अल्फाज पसंद करने लगे थे, बहुत बड़े बड़े कबीले से तुम्हारी मदर के लिए रिश्ते आने लगे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे मदर ने उन सारे कबीले के राजकुमारों को ठुकरा कर तुम्हारे बाबा को चुना। तुम्हारे बाबा एक आम कल्टीवेटर थे, बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर थे, लेकिन वो किसी कबीले से बिलोंग नहीं करते थे। वो एक नॉर्मल इंसान थे जो हर जगह जाते थे, लोगों की मदद करते थे, नाइट हंट करते थे और हर जगह घूमते रहते थे। तुम्हारी मदर बचपन से एक फ्री बर्ड थी और वो किसी कबीले में बंद नहीं होना चाहती थी, वो किसी महल में बंद नहीं होना चाहती थी। वो हमारे बाबा को पसंद इसीलिए किया क्योंकि वो हर जगह घूमते थे, वो एक साधारण इंसान थे। उसके ऊपर तुम्हारे बाबा दिल से बहुत अच्छे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे, उनका दिल बहुत ही प्योर थे, जो तुम्हारे मदर के दिल को छू गया था, जिस वजह से तुम्हारे मदर ने तुम्हारे बाबा को चुना था। तुम्हारे बाबा
तुम्हारी मदर को उतना खुशी तो नहीं दे सकता था जितना खुशी शायद एक नॉर्मल एक कबीले के राजकुमार दे पाए। एक बड़ा सा महल, बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी, बहुत सारे दासियाँ, सेवक। लेकिन तुम्हारे बाबा के पास तुम्हारी मदर को जो खुशियाँ मिलती थी वो शायद तुम्हारी मदर को कभी नहीं मिल सकता था। तुम्हारी मदर ने उन सारे शान शौकत को ठुकरा दिया था सिर्फ अपनी खुशी के लिए। तुम्हारे बाबा के पास उनकी खुशी थी जिस वजह से वो अपनी सारी तकलीफ़ें झेलने के लिए रेडी हो गए थे। विंग बहुत ध्यान से अपनी ग्रैंडमा की सारी बातों को सुन रहा था। उसे अच्छा तो लग रहा था कि उसकी ग्रैंडमा उसकी माँ बाबा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी ग्रैंडमा उसके माँ बाबा के बारे में बात क्यों कर रहा है। तभी बाबूसाहेब विंग की कन्फ्यूज़न को समझते हुए विंग के सिर पर हाथ फहराती है और कहते हैं कि बच्चा, तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड हो और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं नहीं चाहता, अगर मैं चाहता तो तुम्हें पहले भी मैं अपने साथ ले जा पाता, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ तुम अगर वहाँ जाओगे तो तुम केज हो जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम एक जगह बंदी हो जाओ। हमारी लाइफ बहुत अलग है, इस दुनिया से तो काफ़ी अलग। तुम शायद वहाँ पे बहुत दिन तक रहोगे तो एडजस्ट हो जाओगे, लेकिन तुम वहाँ खुश नहीं रह पाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी लाइफ दुखी रहो। और ऊपर से मैं तो ये भी बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पूरी लाइफ रिग्रेट में जियो कि मैं शायद ये कर पाता लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। वांगजी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसके आँखों में ही दिखता है। तुम जब 3 दिन से बेहोश पड़े हुए थे, उसकी आँखों का वो टेंशन वो सब लोग साफ साफ देख सकते थे। वांगजी को टेंशन देख के ही समझ आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा फिक्र करता है तुम्हारे लिए। शायद उसने पहले बहुत सारी गलतियाँ कर दी और तुम्हें पता भी हो वो सब गलतियाँ उसने क्यों की है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक सेकंड चांस दो। मुझे पूरा यकीन है कि वांगजी अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक सेकंड चांस दो। तुम खुश रहो। मुझे पता है तुम भी वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए अपनी खुशी के बारे में सोचो या फिर उस पुरानी मेमोरी को याद मत रखो जिस मेमोरी से तुम्हें हर्ट होता है। तुम बस अपनी खुशी के बारे में सोचो और अपने प्यार के बारे में सोचो। अगर वांगजी ने सेकंड टाइम तुम्हें हर्ट किया तो मैं खुद तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं खुद तुम्हें आके ले जाऊँगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वांगजी को एक चांस दो, क्योंकि इससे तुम वांगजी को ही नहीं खुद को भी हर्ट कर रहे हो। तुम अपने दिल को तोड़कर यहाँ से जा रहे हो, वहाँ तुम खुश नहीं रह सकते और मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। बाबूशान सर विंग के सर पर हाथ फहराते हुए बहुत प्यार से ये सब बोल रही थी। तो फिर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे जब भी मौका मिलेगा तुमसे मिलने की आती रहूँगी और तुम्हें हमेशा विज़िट करती रहूँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे कांग्सी सैन की एक आखिरी निशानी हो जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये बात हमेशा याद रखना और हमेशा खुश रहने की बहुत कोशिश करना। विंग बाबूशान सर की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो अभी नीचे की तरफ देख रही थी और अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी। विंग को इतना ज़्यादा सोच में देखकर बाबूशान सर विंग की गालों को पकड़ता है, उसके फेस को अपने फेस के सामने करता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस तुम अपने दिल को सुनो। तुम्हारा दिल अभी तुम्हें जो करने के लिए बोल रहा है तुम वो करो। तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। अगर तुम मेरे साथ जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें ले जाने में। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अपने दिल का सुनो। ऐसा कहते हुए वो विंग की गालों वो बहुत ही प्यार से खिला रही थी और विंग की तरफ बहुत ही प्यार से देख रही थी। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ गाइस, प्लीज़ एक कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लग रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा ना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।